नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और वॉर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ब्राजील की राजधानी से आ रही है। ब्राजील की राजधानी में भीषण गोलाबारी हुई है। पुलिस और माफिया गैंग के बीच गोलाबारी हुई है। माफिया गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। बदमाशों का इलाका घेर कर यह ऑपरेशन चलाया गया पुलिस द्वारा। 2 घंटे की गोलाबारी के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। तो देखिए, 2 घंटे की गोलाबारी हुई है, बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। ब्राजील की राजधानी में किस तरह की गोलाबारी हुई है वो तस्वीरें देखिए, किस तरह का धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कई घंटे का यह ऑपरेशन था, बदमाशों के इलाके को घेर कर चलाया गया ऑपरेशन। Passa aqui, toca a campainha. Se alguém for descer pra comprar pão, traz R$2. Se alguém for descer pra comprar pão, traz R$2 de pão pra mim e 3 de mortadela comum, por favor. और अब बात रूस की सीमा के भीतर तो नहीं, लेकिन रूस के सबसे भरोसेमंद मददगार को नेटो ने युद्ध का ट्रेलर दिखाया है। बेलारूस को नेटो ने गुरुवार को दहशत से भर दिया। बरसों से बेलारूस के शांत आसमान में एक ड्रोन की एंट्री हुई और वो ड्रोन राजधानी मिन्स्क की तरफ बढ़ने लगा। बेलारूस में धमाका तो टल गया, लेकिन मिन्स्क से लेकर क्रेमलिन युद्ध की चिंगारी से जबरदस्त हड़कंप मचा। पुतिन के आदेश पर न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी गई। सैकड़ों सैनिकों को पोलैंड की सीमा पर भेजा गया। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन नेटो की इस गुस्ताखी का जवाब देंगे? क्या पोलैंड और बेलारूस की सीमा से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तय हो चुका है? ऐसा ही ड्रोन था और ऐसी ही दहशत। एयर डिफेंस से ऐसी ही मिसाइल चली और फिर आग के गोले में बदल गया हवा में उड़ता ड्रोन। बेलारूस को जैसा शक था वैसा ही हुआ। बेलारूस की आर्मी जिस अंदेशे से अलर्ट पर थी वो सतर्कता काम आई, नहीं तो मिन्स्क में होता ऐसा ही जोरदार धमाका। ड्रोन के रूट की जांच हुई तो मिन्स्क की नहीं बल्कि क्रेमलिन में भी हड़कंप मच गया। ड्रोन का लॉन्च पॉइंट था लिथुआनिया का एक इलाका। लिथुआनिया से ड्रोन को बेलारूस की तरफ भेजा गया। ड्रोन के रेंज से अंदाजा होता है कि यह मिन्स्क में गिरने वाला था। बेलारूस में हमले की कोशिश ने पुतिन को बेचैन कर दिया है, क्योंकि बेलारूस सिर्फ रूस का पड़ोसी नहीं बल्कि रूसी परमाणु हथियारों का नया ठिकाना भी है। क्रेमलिन में ताबड़तोड़ बैठकों के दौर के बाद कई ऑर्डर जारी कर दिए गए। बेलारूस पोलैंड की सीमा पर न्यूक्लियर फोर्स की तैनाती, पोलैंड की सीमा पर रूसी मिसाइलों की तैनाती, न्यूक्लियर वॉरहेड की मिसाइलें हमले के लिए तैयार कर दी गई। लिथुआनिया ने बेलारूस के आरोपों को गलत बताया है, लेकिन रूस और नेटो दोनों ने एक महायुद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता।
लेकिन इस वक्त दुनिया के एक और कोने में एटमी जंग की बुनियाद रखी जा रही है। नेटो ने बेलारूस की घेराबंदी कर ली है, तो वहीं रूस पोलैंड पर हमले की तैयारी में है। धमकियों के दौर को लिथुआनिया के ड्रोन अटैक ने युद्ध की तैयारी में बदल दिया है। बेलारूस में युद्ध जैसा माहौल है। सेना जंग के लिए तैयार है। रूस ने बेलारूस में दर्जनों परमाणु वॉरहेड की तैनाती कर रखी है। इसके अंदर मिसाइल भी मौजूद है, जिससे लंबी दूरी तक परमाणु हमला किया जा सकता है। इसके अलावा बेलारूस में रूस MiG-31 और सुखोई 24 फाइटर जेट्स की भी तैनाती कर चुका है। जबकि दूसरी तरफ पोलैंड में न्यूक्लियर हथियार तो नहीं है, लेकिन बेस बनाने का काम पूरा हो चुका है। यहाँ अंडरग्राउंड बंकर तैयार है, जहां परमाणु हथियार रखे जा सकते हैं। एटमी हथियारों की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है। अब सैनिकों की तैनाती देखिए। नेटो ने खास रणनीति के तहत यूक्रेन की तरफ से बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी तैनाती करवाई है। यहाँ 1,20,000 सैनिक तैनात हैं, तो दूसरी बेलारूस ने अपनी 2 खास बटालियन को पोलैंड की सीमा पर भेजा है और माना जा रहा है कि ये तैनाती नेटो से ड्रोन अटैक का बदला लेने के लिए है। नेटो ने रूस पर दबाव बनाने के लिए बेलारूस की घेराबंदी बहुत पहले कर दी थी। यहाँ लिथुआनिया से हमले की पूरी तैयारी है। पोलैंड में भी नेटो सैनिक और नेटो के हथियार मौजूद हैं, तो वहीं यूक्रेन से भी बेलारूस के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन में सैनिकों की बड़ी तैनाती है। एटमी जंग के 2 सेंटर को एक्टिव कर दिया है। सिर्फ 24 घंटे में पोलैंड और बेलारूस में जो हालात बने हैं, वो एक बहुत बड़े इलाके के सर्वनाश का संकेत दे रहे हैं। पुतिन बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर चुके हैं। अमेरिका पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने वाला है। रूस ने पोलैंड में परमाणु बम की तैनाती पर हमले की धमकी दी है। अमेरिका ने परमाणु बम तैनात करने की कवायद तेज कर दी है। यानी बेलारूस हो या पोलैंड, दोनों देशों में होने वाला सिर्फ एक धमाका रूस और नेटो के लिए जंग से पीछे लौटने का हर विकल्प बंद कर देगा। पोलैंड और बेलारूस दोनों देशों में ऐसे घातक हथियारों से जंग शुरू होगी, जिसके इस्तेमाल करते ही शुरू हो जाएगी एक अंतहीन विनाश लीला। ऐसी आशंका क्यों है, रूस के इस रुख को आप जानकर समझ जाएंगे। इनका कहना है कि अगर पोलैंड में परमाणु हथियार आए तो रूसी सेना के लिए वो सबसे अहम टारगेट होंगे। रूस के चैनल शो में कहा जा रहा है कि रूस को पोलैंड और फ्रांस पर हमला करना चाहिए। रूस की इन्हीं धमकियों के बाद नेटो ने भी पोलैंड और बाल्टिक देशों में सेना को रवाना कर दिया है। रूस ने नेटो के एक छोटे से देश को लेकर धमकी दी है और यूरोप के ठीक बगल में बेलारूस में एटमी हथियार रखे हैं। अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल चाहे रूस करे या अमेरिका या फिर कोई और देश, पहला धमाका एक ऐसी चिंगारी की तरह काम करेगा जो कई परमाणु धमाकों की वजह बनेगा। रूस दुनिया में सबसे अधिक परमाणु वॉरहेड रखने वाला देश है, लेकिन परमाणु युद्ध के लिए पुतिन एक बड़ी रणनीति भी बना रहे हैं। पुतिन एक बार फिर बीजिंग जाने वाले हैं। पुतिन बीजिंग में जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री इस वक्त बीजिंग में मौजूद है। अमेरिका चीन रूस के गठजोड़ को कमजोर करने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि पुतिन चीन के साथ मिलकर भविष्य के युद्ध को रूस बनाम यूरोप न रहने देकर यूरोप बनाम एशिया बनाने की कोशिश में है। पुतिन की रणनीति क्या है, इस पर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नेटो पिछले साल से ही अलर्ट है और बेलारूस से किसी भी तरह की गड़बड़ी होने का जवाब देने की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है।
इसके तहत शक्तिशाली देशों को छोटे देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिथुआनिया पर हमला हुआ तो जर्मनी अपने सैनिक भेजेगा। कनाडा को लातविया की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटेन की सेना एस्टोनिया को सुरक्षा देने के लिए तैयार रहेगी और पोलैंड को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है खुद सुपर पावर अमेरिका। यानी पोलैंड हो या कोई भी बाल्टिक देश, अगर रूस या बेलारूस ने एक भी धमाका किया तो युद्ध रूस बनाम नेटो के बीच होगा। बेलारूस में रूस का Su-30 MiG-31K तैनात है। बेलारूस को पलटवार से बचाने के लिए रूस ने यहां एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को बहुत पहले ही तैनात कर दिया था। तो दूसरी तरफ नेटो ने बाल्टिक देशों के लिए 3 लाख सैनिकों को तैयार रखा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अमेरिका से हथियार पहुंचने के बाद रूस यूरोप को टारगेट करने की कोशिश करेगा। नेटो ने इसी साल स्टेडफास्ट डिफेंडर के नाम से युद्धाभ्यास किया है, जिसका लक्ष्य रूस को किसी भी क्षेत्र, किसी भी मौसम और किसी भी हथियार से युद्ध हराने का अभ्यास करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डोनेस्क में यूक्रेन की ट्रेन पर हमला हुआ है। हथियार ले जाने वाली ट्रेन तबाह हो गई है। रूसी हमले में नेटो के हथियार नष्ट हो गए हैं। कुपियांस्क में 20 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। क्या अगले 12 घंटे में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकता है? क्या इजरायली धरती को रईसी एटमी प्रहार से दहला सकते हैं, या फिर 79 साल बाद फिर से जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं? इनके पीछे की वजह क्या है? ईरान के एक सांसद का सनसनीखेज बयान सामने आया है। वो ये कि आधे दिन में ईरान एटमी विनाश तैयार कर सकता है, और शायद इसी बयान के बाद इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक के होश फाख्ता हो गए हैं। फौरन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने जंगबाजों की तैनाती कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान पर अमेरिका, इजराइल एक साथ मिलकर धावा बोलेंगे, या फिर ईरान अपने परमाणु बम से रेगिस्तान को थर्रा देगा? देखिए इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल। ईरान इजराइल जंग का विस्तार हो चुका है। वार पलटवार के लिए विध्वंसक हथियारों की तैनाती भी की जा चुकी है, और इसी के साथ ही रेगिस्तान में महायुद्ध की मुनादी भी हो चुकी है। यकीन मानिए, अब किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में प्रचंड जंग की चिंगारी भड़क सकती है। वो भी बम गोला बारूद वाली नहीं, बल्कि एटमी विनाशकों वाली, क्योंकि इजराइल से तनाव के बीच ईरान से फिर न्यूक्लियर वार्निंग सामने आई है। वो ये कि महज 12 घंटे में ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है। 12 घंटे बाद ईरान पहले एटमी वॉरहेड का टेस्ट कर सकता है। इससे पहले ईरान ने 7 दिन में एटम बम बनाने का दावा किया था।
इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। नाम है जावेद करीमी, जो न सिर्फ ईरान के सांसद हैं बल्कि ईरान की न्यूक्लियर कमेटी के सदस्य भी हैं। और जावेद करीमी ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि अगले एक सप्ताह के भीतर ईरान न सिर्फ एटम बम बनाएगा बल्कि उसका टेस्ट भी करेगा। और अब वही जावेद करीमी महज आधे दिन में परमाणु बम को तैयार करने का खुलेआम दावा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ईरानी सांसद जावेद करीमी की तरफ से किया गया दावा हवा हवाई है या फिर वाकई ईरान को एटम बम बनाने का पुख्ता फॉर्मूला मिल चुका है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फरवरी महीने में ईरान ने यूरेनियम को 84% प्योरिटी तक प्रोसेस किया, जबकि एटम बम के लिए 90% प्योरिटी प्रोसेस्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। अगर ईरानी साइंटिस्ट ने यूरेनियम को 90% प्योरिटी तक प्रोसेस कर लिया तो ईरान इस यूरेनियम से एक साथ 12 न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है। अब ईरान ये दावा कर रहा है कि अगले 12 घंटे में वो यूरेनियम को 90% प्योरिटी तक प्रोसेस कर लेगा और इसके साथ ही ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाएगा, जिसका मतलब अरब में एटमी हथियारों से महाविस्फोट। दरअसल इजराइल से तनातनी के बीच जिस तरह ईरानी प्रेसिडेंट रईसी एक्शन मोड में आए, जिस तरह वो पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे, तेहरान में नॉर्थ कोरियाई डेलीगेशन से मुलाकात की और आज ईरान के रक्षा मंत्री चीन के डेलीगेशन से कजाकिस्तान में मिले, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया या फिर चीन ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम में जरूर मदद की होगी, क्योंकि ये तीनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं। जहां एक तरफ ईरान का एटमी फितूर अरब में खलबली मचाए हुए है, तो वहीं ईरान की न्यूक्लियर तैयारी के बीच ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अपने बारूदी जलजले से खलबली मचा दी है। इजराइल अमेरिका तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। और इस बार जो ईरान समर्थित संगठन सुपर एक्टिव हैं, वो यमन के हूती विद्रोही हैं, जिन्होंने लाल सागर से इजराइल तक के इलाके को बारूद से पाट दिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। हूती का बारूदी ट्रेलर नंबर 1, यमन में अमेरिकी वायुसेना का फाइटर जेट मार गिराया। हूती का बारूदी ट्रेलर नंबर 2, लाल सागर में ब्रिटेन के कार्गो शिप पर मिसाइलें दागी। हूती का बारूदी ट्रेलर नंबर 3, इजराइल के इलाट इलाके में ड्रोन मिसाइलों से हमला। रेड सी में हूती लड़ाकों का बारूदी गदर इतना भयावह था कि हूती के हमलों के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के दर्जनों जहाजों ने लाल सागर छोड़ दिया। हालांकि हूती के अटैक का पलटवार करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की, मगर एक साथ डबल फ्रंट पर घिरता अमेरिका भी सहम गया। और अब खबर सामने आ रही है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को माकूल जवाब देने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने आसमानी जंगबाजों की पूरी स्क्वाड्रन को उतार दिया है। ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग और हूती के बारूदी ट्रेलर के बाद यूएस एयरफोर्स ने अपने जंगबाजों की तैनाती फौरन मिडिल ईस्ट में की, वो भी 2 अलग अलग ठिकानों पर। मसलन इटली में मौजूद नेटो के एवियानो एयरबेस पर तैनात F-16 फॉल्कन लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी और एवियानो एयरबेस से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर लैंडिंग की।
इतना ही नहीं, अमेरिकी F-16 फाइटर जेट की एक टुकड़ी सऊदी में डिप्लॉय की गई। तो वहीं F-16 लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन कतर के एमीरी नेवल बेस पर भेजी गई, जो कि नेटो के एवियानो एयरबेस से करीब 4150 किलोमीटर दूर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के F-16 की दस्तक। बाइडेन का कोई मामूली दाव नहीं है। सऊदी और कतर के बेस पर F-16 की तैनाती के साथ ही अमेरिका ने एक साथ 2 मोर्चों पर बढ़त हासिल कर ली है। सऊदी अरब के इस बेस से आप देखिए वो क्या क्या डोमिनेट करते हैं, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, क्योंकि जॉर्डन यहां पर है, वहां पर आप देख रहे हैं इजराइल, इराक आपके सामने, ईरान आपके सामने, यमन। बेसिकली जो ताकत F-16 की इस्तेमाल होगी वो होगी यमन के लिए। यमन इसलिए क्योंकि हूती के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो अभी तक बहुत एक्सपेंसिव मैन्यूवरिंग जो है वो हमें देखने को मिली है, वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब रेड सी का दायरा जो है उसको बढ़ाया जाए। सऊदी अरब का ये वो एयरबेस है जिसकी पहले परमिशन नहीं दी गई थी, और इस एयरबेस से F-16 जो है किन एरियाज को डोमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले वो ईरान को डोमिनेट करेंगे, फिर यमन को डोमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 इलाके हैं ये उनकी प्रेजेंस से ही दहशत में आ सकते हैं, और यही F-16 की ताकत है जो पिछले 45 साल से अमेरिका की सर्विसेज में है। मतलब ये कि सऊदी अरब के सुल्तान प्रिंस एयरबेस और कतर के अमीरी नेवल बेस से अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त यमन और ईरान पर एक साथ धावा बोल सकता है। यानी अब तक जो रणनीति ईरानी प्रेसिडेंट रईसी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करते आ रहे थे, अब उसी युद्ध नीति के जरिए बाइडेन ईरान और यमन को एक साथ चित्त करने की तैयारी कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि बाइडेन के इस दाव का जवाब ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन कैसे देते हैं, क्योंकि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो मुमकिन है जल्द ही उसका टेस्ट करेगा, या फिर एटमी वॉरहेड का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ भी कर सकता है। ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है कि ईरान परमाणु बम बनाए उससे पहले ही बाइडेन के जंगबाज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एयर स्ट्राइक के जरिए नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर ये कि स्पेन से यूक्रेन को जल्द पेट्रियट की सप्लाई होगी। 30 जून तक हथियार के पैकेज का ऐलान होगा। यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक भी देगा स्पेन। स्पेन से यूक्रेन को A4 टैंक भी मिलेंगे। लाल सागर सुलग रहा है। ब्लैक सी और बाल्टिक सी में बारूदी बारिश होती रहती है। अब एक और सागर उबलने वाला है। भूमध्य सागर में रूस ने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अब यूरोप में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने के आसार बढ़ गए हैं। आखिर यूक्रेन के बाद कौन से देश रूस के टारगेट पर आ गए हैं? आखिर क्यों रूस को काले सागर से युद्धपोत हटाकर भूमध्य सागर भेजने पड़े? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी जानिए। तबाही की एक और किश्त शुरू होने वाली है।
और इस बार धधकेगा भूमध्य सागर। क्योंकि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि हर एक वो देश उनके निशाने पर है जो यूक्रेन का मददगार है। ऐसे में 5 देश सबसे पहले टारगेट है। एस्टोनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 देशों के अलावा पुतिन ने बाल्टिक देशों और नॉर्डिक देशों को भी निशाने पर लिया है, यानी पूरे यूरोप में तबाही का तूफान आने वाला है। कुछ दिनों में अमेरिका से हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच जाएगी और इसके अलावा कई नेटो देश भी हथियार भेज रहे हैं। इस बीच फ्रांस एस्टोनिया सैनिक दस्ता यूक्रेन भेजने की तैयारी में है, जबकि ब्रिटेन और पोलैंड भी सैनिक भेजने वाले हैं। जबकि अमेरिका इंजीनियरिंग कोर के ऑफिसर्स को यूक्रेन भेज रहा है, जिससे हाईटेक हथियार चलाने में परेशानी ना हो। अमेरिका के अलावा कई यूरोपीय देश यूक्रेन को फ्रंट फुट पर लाने की तैयारी में है। जाहिर है ऐसे में रूस तमतमा रहा है। अब पुतिन बदला लेने के लिए मुतावले हैं, जिससे एक साथ 4 समंदर में तबाही का जलजला आ सकता है। काले सागर में पहले से ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट तैनात है, जिसने रूट ब्लॉक किया हुआ है। इसके अलावा बाल्टिक सी में भी रूस ने युद्धपोत और सबमरीन लगाकर बाल्टिक देशों के अलावा स्वीडन, फिनलैंड को निशाने पर लिया हुआ है। उधर भूमध्य सागर में युद्धपोत उतारने की तैयारी है, जिससे फ्रांस, ब्रिटेन के मंसूबे पर लगाम लगाई जा सके। जबकि अमेरिका से बदला लेने के लिए लाल सागर में टास्क फोर्स के सामने रूस ने युद्धपोत लगा दिया है। इस वक्त भूमध्य सागर के उबलने के पूरे आसार हैं, जिसमें रूस कभी भी फ्रांस पर हमला कर सकता है। क्यों, ये समझिए। पहली वजह है फ्रांस ने ही यूक्रेन में सबसे पहले सैनिक भेजने का फैसला किया। इसके अलावा मैक्रो ने यूक्रेन का दौरा करके रूस से सीधे टक्कर के इरादे जता दिए। इसके अलावा फ्रांस ने यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने के लिए अपनी सहमति जता दी है। चौथी वजह है रूस को रोकने के लिए मैक्रो पूरे यूरोप को जंग में उतारने के लिए कह रहे हैं। रूस और फ्रांस के बीच पिछले 2 महीने से तनातनी चल रही है। यूक्रेन को सैनिक और हथियार देने के फैसले के बाद रूस और फ्रांस आमने सामने आ चुके हैं। एक दिन पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने बयान देकर पुतिन का पारा बढ़ा दिया। मैक्रो ने कहा था, रूस को रोकने अगर यूरोप एकजुट नहीं हुआ तो यूरोप का अंत तय है। दरअसल मैक्रो जानते हैं कि उनका बयान यूरोपीय देशों के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, यानी खौफ दिखाकर सभी को एकजुट करने के एजेंडे पर मैक्रो काम कर रहे हैं, जिसके बाद रूस पर एक साथ हमला किया जा सके। लेकिन पुतिन इस चाल को समझ चुके हैं। अगर फ्रांस अपने मंसूबे में कामयाब हो उससे पहले ही क्रेमलिन ने इतनी जबरदस्त रणनीति तैयार की है, जिसकी आगे फ्रांस का टेक पाना मुश्किल लग रहा है। रूस के टारगेट पर फ्रांस और ब्रिटेन है। इसके लिए रूस ने ब्लैक सी से 7 युद्धपोत भूमध्य सागर भेज दिए हैं, जिसके जरिए फ्रांस की घेराबंदी कर ली है और ब्रिटेन भी निशाने पर है। रूस के 3 युद्धपोत कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस हैं। एक युद्धपोत पर 20 क्रूज मिसाइल तैनात हैं, जबकि 4 युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइल लगे हैं। आर्कटिक से 3 सबमरीन भूमध्य सागर भेजी गई हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस के एकदम पास तैनात कर दी गई है। बाकी 2 सबमरीन से काले सागर तक पेट्रोलिंग की जाएगी। रूस के मंसूबे को देखकर पलटवार के लिए फ्रांस ने सीक्रेट मिलिट्री कैंप बनाए हैं।
भूमध्य सागर में रूस की इतनी बड़ी तैयारी से साफ है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद इस समुद्री इलाके तक कभी भी रूस के युद्धपोत नहीं पहुंचे। फ्रांस ने खतरा भांप लिया है। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस ने बड़ी तादाद में मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। फ्रांस के बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अकेले पेरिस में ही 18,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा 45,000 पुलिसकर्मी शहर की निगरानी में जुटे हैं। फ्रांस में 2 महीने बाद ओलंपिक होने हैं। ऐसे में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर इस बीच रूस से टकराव बढ़ता है तो युद्ध की प्रबल आशंका है। यानी फ्रांस के लिए मुसीबत का वक्त आ चुका है। अब उसे तय करना है कि ओलंपिक को देखते हुए टकराव टालना है या फिर यूक्रेन की सहायता करते हुए रूस से टकराना है। फ्रांस ने जहां यूक्रेन में मर्सिनरी भेजे हैं, वहीं डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए हैं। इसी तरह अमेरिका ने पैट्रियट और थार्ड लगाया है। वहीं मुकाबले के लिए रूस ने S-400, S-500 को उतार दिया है। इसके अलावा रूस की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन में लगातार विदेशी सैनिक लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड के 2,960 सैनिक पहुंचे थे, जिनमें से 1,497 मारे गए, जबकि जॉर्जिया से 1,042 यूक्रेन पहुंचे थे, जिनमें से 561 मारे गए। अमेरिका से 1,113 पहुंचे, जिनमें से 491 मारे जा चुके हैं। कनाडा से 1,005 सैनिक पहुंचने का दावा किया गया है, जिनमें से 422 मारे गए, जबकि ब्रिटेन से 822 सैनिक पहुंचे, जिनमें से 360 मारे गए। रोमानिया से 784 में से 349 मारे गए, जबकि जर्मनी से 235 लड़ाके पहुंचे थे, जिनमें से 88 मारे जा चुके हैं। यानी रूस के पास विदेशी लड़ाकों की पूरी लिस्ट है। इसलिए रूस चुन चुनकर उन देशों को निशाना बनाएगा जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत कर रहे हैं, और इनमें उसने 2 नाम चुन लिए हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। और अमेरिका के लिए रूस ने मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ मिलकर रणनीति बना ली है, जिसके बाद यूरोप से लेकर अरब तक वहां विध्वंसक युद्ध शुरू होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन का युद्ध फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। हालात ये हैं कि रूस अब यूक्रेन के कई शहरों पर अपना कब्जा जमाने के लिए अभियान तेज कर चुका है। लगे हाथ यूक्रेन को बता दिया है कि उसकी कोशिशों को अमेरिकी हथियार के दम पर रोक पाना यूक्रेन के बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी नई रणनीति के साथ रूस के सामने है। अब हालात ऐसे ही रहे तो दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा भयंकर युद्ध की स्थिति बनेगी। रूस यूक्रेन का युद्ध अब और विनाशक होता जा रहा है। दोनों तरफ प्रतिशोध की आग जल रही है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हैं। तो यूक्रेन के ठिकानों पर रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन अपनी रणनीति बदल रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना अब डिफेंसिव युद्ध लड़ेगी। मतलब ये कि अब वो सिर्फ और सिर्फ रूसी सैनिकों के हमलों का जवाब देगी। तो रूस इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि उसके विजय रथ को किसी भी तरह से रोक पाना ज़ेलेंस्की की सेना के लिए संभव नहीं है।
दोनों तरफ से जारी अटैक के एक एक वीडियो को पहले देखिए, फिर यूक्रेन की नई रणनीति के बारे में बताएंगे। यूक्रेन की ओडेसा की ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि किस तरह से रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन को बर्बाद करने में लगी हैं। चारों तरफ ढह चुकी बिल्डिंग एक एक कहानी बयां कर रही है। पुतिन की सेना दिन रात एक करके यूक्रेन को निशाने पर ले रही है। रूसी सैनिकों की बर्बरता यहीं तक नहीं है। ये यूक्रेन के ओचेटिन शहर की तस्वीर है, जहां रूसी सैनिकों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अब तक रूस का दावा है कि शहर का करीब 75% हिस्सा उनके नियंत्रण में आ चुका है और अब काफी तेजी से यूक्रेन के सैनिक पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये खार्किव ओब्लास्ट के बालाकलिया रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां रूसी सैनिकों ने अटैक करके तबाही ला दी। रेलवे स्टेशन से लेकर पटरी पर खड़ी ट्रेन तक को क्षति पहुंची है। स्टेशन के कई हिस्सों को रूसी सैनिकों ने टारगेट किया था। यह भयावह तस्वीर है। डराने वाली यह तस्वीर यूक्रेन के किसी हिस्से की है, जहां दो रूसी सैनिक यूक्रेन के टैंक माइन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका तीसरा साथी उनके करीब पहुंचने ही वाला था। तभी तेज धमाका होता है और दोनों रूसी सैनिक घायल हो जाते हैं। यह पूरी तस्वीर यूक्रेन के ड्रोन में कैद हो गई। यह तो रूसी सैनिकों की बर्बरता की कहानी है। ज़ेलेंस्की की सेना भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। रूस में यूक्रेनी सैनिक क्या कर रहे हैं, इसकी एक एक तस्वीर अब देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक लड़ाकू जेट से ड्रोन को गिराया जा रहा है। दावा है कि लड़ाकू जेट यूक्रेन का था, जबकि रूसी ड्रोन को नष्ट किया गया। इसमें यूक्रेनी MiG-29 लड़ाकू जेट से रूसी ड्रोन को नष्ट किए जाने की बात कही जा रही है। यूक्रेनी सैनिक आधुनिक हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में है। इस वीडियो में एक यूक्रेनी हाइमर्स एक रूसी बुक M1 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को नष्ट कर रहा है। खबर है कि यूक्रेन की तीसरी स्पेशल ऑपरेशन रेजिमेंट ने इसे बर्बाद किया है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की $100 मिलियन की मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। यह रूसी सैनिकों के लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। यूक्रेनी सैनिकों को अभी अमेरिका से काफी मात्रा में हथियार मिले हैं, जिसके बाद यूक्रेन लगातार रूसी धरती पर अहम जगहों को निशाना बना रहा है। खासकर लॉन्ग रेंज हथियार से रूसी सैनिकों के अड्डों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेनी सैनिकों की रणनीति बदलने की खबर पर रूस ने चुटकी ली है। रूस का कहना है कि अमेरिकी हथियार ना तो रूसी सैनिकों को रोक सकता है और ना ही पुतिन के विजय रथ को रोक पाएगा। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि आने वाले दिनों में खेल और बदलेगा, क्योंकि उसके पास जो हथियार है वो खेल को कभी भी पलट सकता है। यूक्रेन को मिली मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करने वाली है। यूक्रेन को अक्टूबर 2023 से अमेरिका मिसाइल दे रहा है। आने वाले दिनों में भी यूक्रेन को मिसाइलें मिलेंगी। यूक्रेन काफी समय से लंबी दूरी वाली मिसाइल मांग रहा था। डेनमार्क से भी यूक्रेन को $633 मिलियन मदद मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध में अभी यूक्रेन और ज्यादा ताकतवर होगा और फिर रूस के साथ मुकाबले की स्थिति में आ जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के लिए अलग से भी हथियारों का पैकेज तैयार कर रहा है और जल्द ही यह यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा। अमेरिका $6 अरब का हथियार यूक्रेन को देगा। पैकेज में एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन शामिल होंगे। तोपखाना, काउंटर ड्रोन भी यूक्रेन को मिलेगा। माना जा रहा है कि बीते 24 घंटे में खतरनाक जंग हुई है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के सैनिकों को मारने की होड़ लगी है। बीते 24 घंटे जंग के सबसे खतरनाक माने जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के 1050 सैनिक मारने का दावा किया है, तो रूस ने यूक्रेन के 2210 सैनिक मारने का दावा किया है। हालात अभी और खराब होंगे।
क्योंकि पेंटागन ने यूक्रेन को फ्रंट लाइन से अब्राम्स हटाने को कह दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी सैनिक लगातार अब्राम्स को टारगेट करके ध्वस्त कर रहे हैं और इसे वॉर ट्रॉफी की तरह क्रेमलिन में सजाया जा रहा है। यह भी सच है कि रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कई शहरों को अपने कब्जे में लेने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। मतलब दोनों तरफ से क्रोध की ज्वाला भड़क रही है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी ब्रिगेड यूक्रेन को तबाह करने के लिए भीषण प्रहार कर रही है, तो वहीं यूक्रेन को शक्तिशाली बनाने के लिए तमाम पश्चिमी देश एकजुट हुए हैं। 2 दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया, तो अब ब्रिटेन भी यूक्रेन को करीब 1600 लेजर गाइडेड पेववे बॉम्ब की खेप देने जा रहा है। आखिर कैसे ब्रिटेन का ये 230 किलो वजनी विनाशक रूसी इलाकों में तबाही मचाएगा? ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आप भी देखिए। एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो देश भी यूक्रेन को ताकतवर बनाने के लिए अपने बारूदी गोदाम खोल चुके हैं। हर नए दिन के साथ यूक्रेन को विध्वंसक और विस्फोटक हथियारों की सप्लाई हो रही है और इस बार रूस के फैब 500 बम के जवाब में यूक्रेन को नेटो ने पेववे 4 गाइडेड बमों की खेप भेजी। रूसी सरजमी को दहलाने के लिए, रूसी कब्जों वाले इलाकों में कोहराम लाने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को पेववे 4 गाइडेड बम की खेप भेजी है। यूक्रेनी सेना को करीब 1600 पेववे 4 गाइडेड बम दिए गए। 230 किलो वजनी बम को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाता है। जीपीएस सिस्टम से लैस पेववे 4 ड्यूल बोर्ड गाइडेड बम है। देखने में यह बम भले ही किसी मिसाइल की तरह लगता हो, लेकिन असल में यह हाईटेक सिस्टम से लैस होता है। इसलिए इसकी बनावट को मिसाइल शेप में रखा गया है ताकि आसानी से इस गाइडेड बम को एयरक्राफ्ट या फिर बॉम्बर के जरिए आसमान से ड्रॉप किया जा सके। और जैसे ही ये बम टारगेट को हिट करता है, जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूदी धुएं का गुबार आसमान में उड़ने लगता है। इस बम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए किसी भी मूविंग टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि आसमान से ड्रॉप होने के साथ ही यह गाइडेड बम जीपीएस के जरिए सटीक हमला करता है और भीषण तबाही मचा देता है, हूबहू किसी एटम बम की तरह। जहां एक तरफ ब्रिटेन 500 पाउंड वजनी पेववे बम की खेप यूक्रेन को दे रहा है, तो वहीं यूक्रेन के पेववे 4 गाइडेड बम के जवाब में रूस ने भी फ्लोटिंग ड्रोन से वॉर जोन में तबाही मचाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल रूसी डिफेंस ने यूक्रेनी इलाकों में मौजूद ब्रिज, डैम और पावर प्लांट को टारगेट करने के लिए फ्लोटिंग ड्रोन तैयार किया है, जो हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से लैस होगा और किसी कामिकाज़ी ड्रोन की तरह यूक्रेनी इलाकों में प्रहार करेगा। मतलब ये कि जिस तरह यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को उड़ाया, ठीक उसी तरह रूस भी अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मौजूद ब्रिज, डैम को उड़ाएगा ताकि यूक्रेनी सेना की मूवमेंट रोकी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
ताइवान को लेकर भिड़ने वाले अमेरिका और चीन अब एक दूसरे मुद्दे को लेकर एक दूसरे से टकराने को तैयार है। ये हालात उस वक्त बने जब अमेरिकी विदेश मंत्री चीन दौरे पर पहुंचे। चीन ने सीधे तौर पर ब्लिंकन के सामने फिलीपींस की मदद करने की आपत्ति जताई। ऐसे में ब्लिंकन जिस मंसूबे से चीन पहुंचे थे वो मामला अटक गया। आखिर क्यों चीन और अमेरिका में टकराव बढ़ा है और क्यों साउथ चाइना सी में बारूदी जलजला आ सकता है, वो आप इस रिपोर्ट से जानिए। एक बार फिर से साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका में टकराव बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि ब्लिंकन के चीन दौरे के बाद भी दोनों देशों में तनातनी बढ़ती जा रही है। इस बार तनातनी ताइवान पर नहीं बल्कि फिलीपींस को लेकर है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह अमेरिका फिलीपींस की वॉर ड्रिल, दूसरी वजह फिलीपींस को मिसाइल सिस्टम मिलना। और दोनों के लिए ही चीन अमेरिका को जिम्मेदार मान रहा है। एक तरफ जहां पिछले 6 महीने में अमेरिका ने फिलीपींस के साथ वॉर ड्रिल की है, ये ड्रिल अभी भी चल रही है। इसको लेकर चीन गुस्से में है। इसके अलावा अमेरिका ने मिड रेंज कैपेबिलिटी वाला मिसाइल सिस्टम टाइफून फिलीपींस भेजा है, जिसे उत्तरी फिलीपींस में तैनात किया गया है। ये मिसाइल सिस्टम टॉमहॉक और SM-6 मिसाइल दोनों ही दागने में सक्षम है। यानी अब चीन की दादागिरी पर फिलीपींस लगाम लगा सकता है, चीन के युद्धपोत की घुसपैठ रोक सकता है। ऐसे में चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। ब्लिंकन के साथ मीटिंग में यह मुद्दा उठाया, जिसमें कहा हम अमेरिका के उठाए कदम का विरोध करते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को दिया गया है। हमारा कहना स्पष्ट है कि अगर अमेरिका इसी तरह हमारे मामलों में दखल देता रहा तो इससे हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। मजबूरन हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम स्थिरता चाहते हैं। चीन ने अमेरिका को इस मामले में धमकी दी है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने फाइटर जेट और युद्धपोत फिलीपींस के पास पहुंचाकर वॉर ड्रिल शुरू की है। यानी हालात इतने बिगड़ गए हैं जिससे ब्लिंकन का दौरा भी प्रभावित हो गया है। जबकि इस बीच चीन ने अपने तेवर जता दिए हैं। एक तरफ कंबोडिया में जिबूती के बाद एक और परमानेंट नेवल बेस शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के हथियारों से लदे रूसी वॉरशिप को पोर्ट पर जगह देकर बता दिया है कि वो रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ है। जाहिर है ब्लिंकन को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि वो जिनपिंग को रूस का साथ नहीं देने के लिए मनाने पहुंचे थे। लेकिन चीन के कड़े तेवर देखकर अमेरिका समझ गया है कि हालात नहीं बदलने वाले। इसलिए अमेरिका फिलीपींस के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ड्रिल कर रहा है, जिससे चीन को करारा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात किम जोंग की। उत्तर कोरिया में किम जोंग को लेकर एक गीत रिलीज किया गया है, जिसमें उसे सिर्फ बड़ा नेता ही नहीं बताया गया है, उसे उत्तर कोरिया का फ्रेंडली फादर भी बताया गया है। गीत के बोल क्या हैं और इसे लेकर कैसी चर्चा है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए।
ये गीत किम जोंग ने खुद की प्रशंसा में तैयार करवाए हैं। गीत के एक एक बोल में बताया गया है कि किम जोंग उत्तर कोरियाई नागरिकों के लिए सिर्फ महान नेता ही नहीं है, उनके फ्रेंडली फादर भी हैं। फ्रेंडली फादर बोले तो दोस्त की तरह पिता। इस गीत का नाम भी यही रखा गया है, फ्रेंडली फादर। 2 मिनट के इस गीत में उत्तर कोरिया के अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग दिख रहे हैं, जिनके ऊपर इस गीत को फिल्माया गया है। उसमें बच्चे भी हैं, सैनिक भी, मेडिकल। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि इजराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री हादसे का शिकार हुए हैं। मंत्री वेंटवेयर कार हादसे में जख्मी हो गए हैं। हादसे के पीछे साजिश की भी आशंका जाहिर की जा रही है। ये बड़ी खबर जो इजराइल से सामने आ रही है, हादसे के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है।